सर जय हिंद। संजीव श्रीवास्तव सर, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया समय दिया आपने सर, थैंक यू इसके लिए। जय हिंद सर। जय हिंद राजेश जी, धन्यवाद आपके शो में मुझे फिर से इनवाइट करने के लिए। थैंक यू सर। एक बड़ा अहम मुद्दा था दरअसल, इमरान खान का एक बयान सामने आया। जेल से वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान के चार टुकड़े हो सकते हैं। हम 1971 में जो हुआ था उसकी तरफ फिर आगे बढ़ रहे हैं। अभी तक कई एक्सपर्ट कहते थे कि हाँ, पाकिस्तान चार टुकड़ों में बंट सकता है, लेकिन अब पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री खुद ये बात कह रहे हैं। दो तीन लिहाज से मैं चीजों को समझने की आपसे आज कोशिश करूंगा कि क्या ये बयान एक राजनीतिक बयान है, संपत्ति बटोरने के लिए, या वाकई में पाकिस्तान उस तरफ बढ़ रहा है। क्योंकि हम देख रहे हैं कि खैबर पख्तूनवा में टीटीपी भारी हो रहा है, बलूचिस्तान में बलूच लिबरेशन भारी हो रही है। पश्तून जो है लगातार इस्लामाबाद के बाहर बैठे हुए हैं, टेंट सिटी उन्होंने पूरी बना दी है। बलूच अलग से विद्रोह कर रहे हैं। कि सच में नाजुक मोड़ पे तो नहीं पाकिस्तान पहुंच गया सर? देखिए राजेश जी, ये जो बयान है ये मेरा ऐसा मानना है कि इसमें सच्चाई है। और पाकिस्तान वास्तविक रूप से अगर देखें तो ऐसे खतरों से वो खतरों को फेस कर रहा है। और जी पाकिस्तान के इस तरीके की जो स्थिति है उसके जी लिए जो पाकिस्तान की जो आर्मी और आईएसआई है वो डे वन से जिम्मेदार रही है। और वर्तमान समय में अभी हाल में जो इलेक्शंस कराए गए और उसमें जिस तरीके से पाकिस्तान की आवाम के जो उनके इच्छाएं थी उनको जी दरकिनार करते हुए इलेक्शंस में बड़ा मैनिपुलेशन, बड़ी फ्रॉड धांधलियां करते हुए अपनी पसंद की सरकार को वहां के हुक्मरानों ने एक बार फिर से सत्ता में बैठा दिया है। उससे आम जनता के अंदर भी एक असंतोष है। और पहले से हम जानते हैं राजेश जी कि पाकिस्तान के जो पंजाबी सुन्नी मानसिकता वाले, डोमिनेशन वाले जो हुक्मरान हैं, वो अन्य जो वहाँ के आइडेंटिटीज हैं उनके साथ अच्छा बर्ताव नहीं करते। उनके साथ जी सेकेंडरी ट्रीटमेंट किया जाता है, चाहे वो बलूचिस्तान के लोग हों, चाहे वो पश्तून हों, चाहे वो कश्मीरी हों, सिंधी जी हों। की जो शिया कम्युनिटी है कश्मीर की, उनको भी आप देखिए तो उनके साथ भी किस तरीके का बर्ताव होता है। और अन्य जगहों पर भी। तो ये जो पाकिस्तान के हुक्मरानों का जो अन्य आइडेंटिटीज को जो एक दोयम दर्जे का ट्रीटमेंट देना, ये भी जी पाकिस्तान के लिए लगातार जो है बेहद घातक स्थितियां खड़ी कर रहा है। और अब तो पाकिस्तान में जैसा कि आपने स्वयं कहा कि चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा हो, बलूचिस्तान हो, अन्य क्षेत्र हो, वहां पे आतंकवादी लगातार अपने जो मंसूबे हैं, उनकी जो महत्वाकांक्षाएं हैं बढ़ रही हैं। अब वो शासन करने की मंशा रखने लगे हैं। तहरीके तालिबान पाकिस्तान तो पूरे पाकिस्तान का तालिबानाइजेशन करना चाहता है। तो ऐसे में ओके और दूसरी तरफ आप देखें तो पाकिस्तान की जो आर्थिक स्थिति है वो बेहद दयनीय है, बेहद नाजुक है। और राजनीतिक रूप से अस्थिर है ही। और जाहिर है कि जो सुरक्षा संबंधी स्थितियां हैं वो लगातार खराब हो रही है। तो ऐसे में जो स्थितियां दिख रही हैं उससे तो इमरान जी खान का ये बयान है बिल्कुल सही दिखाई देता है। यद्यपि कि वो एक राजनीतिक व्यक्ति हैं, लेकिन वर्तमान समय में जिस तरीके से इमरान खान की और उनकी पार्टी पीटीआई के ऊपर स्टेट क्रैकडाउन किया गया है, उससे जी तो वहां पर स्पष्ट रूप से दिखता है कि अगर ऐसी स्थिति रही तो आर्मी 1970 अभी जैसी स्थितियां हो। आर्मी, क्योंकि पाकिस्तान पे कंट्रोल आर्मी करती है। क्या हमें माने कि पाक आर्मी अब धीरे धीरे वीक हो रही है? हमने हाल ही में कुछ इंसिडेंट देखे, जैसे तहरीके तालिबान पाकिस्तान के आगे उनका सरेंडर करना, 100 से ज्यादा आर्मी पर्सनल ने सरेंडर कर दिया। बलूच लिबरेशन आर्मी के इतने हमले हुए कि चीन को यह कहना पड़ा कि हम अपनी फौज जो है वो पाकिस्तान में तैनात कर देंगे। तो क्या कंट्रोल जो है वो जनरल मुनीर की फौज पाकिस्तान में खो रही है, खासकर खैबर पख्तूनवा में और बलूचिस्तान में सर? देखिए, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि कंट्रोल खो रही है। और पाकिस्तान की आर्मी और आईएसआई का जो एक डोमिनेशन है, उनका जो एक ताकत है, वो जी निस्संदेह एक बड़ी ताकत आज भी है। और लेकिन पाकिस्तान की आर्मी और आईएसआई को वहाँ के कई जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, जैसे तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान के माध्यम से बड़ी चुनौती मिल रही है। और ये हाल की जो घटनाएँ हैं, वो इस बात को स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं कि तहरीके तालिबान पाकिस्तान वो आम लोगों को, पाकिस्तान की आम जनता को टारगेट नहीं कर। वो वहाँ के, चूंकि वो उनकी मंशा पाकिस्तान में शासन करने की है और पूरे पाकिस्तान में वो कट्टर शरिया लॉ लागू करना चाहते हैं।
पूरे पाकिस्तान का जो एग्जिस्टिंग जो व्हाटएवर जो सिस्टम वहाँ का है, उसको वो थ्रो जी, आउट करके अपने सिस्टम को स्थापित करना चाहते हैं और उस प्रक्रिया में तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान पाकिस्तान की आर्मी और आईएसआई को सबसे बड़ा रोड़ा मानता है, सबसे बड़ा चैलेंज मानता है। इसी वजह से ये जो टीटीपी के द्वारा जो हमले किए जाते हैं, वो सीधा-सीधा पाकिस्तान की आर्मी, आईएसआई, पुलिस फोर्सेस पर किए जाते हैं, ताकि ये इनका जो प्रभाव, इनकी जो पकड़ है पूरे सिस्टम पे वो कम हो और वो अपने शासन को और अपने मंसूबों को हासिल करने में सफल हो। तो ये जो हमले हो रहे हैं, वो जाहिर है कि टीटीपी सीधा-सीधा पाकिस्तानी आर्मी और आईएसआई को टारगेट कर रहा है, ये जानते हुए कि आर्मी और आईएसआई ही सबसे बड़ी बाधा उनके मंसूबों को हासिल करने में है। लेकिन मैं ये कहूँगा अवश्य कि अभी भी जो पाकिस्तान की आर्मी और आईएसआई है, जो वहाँ की जो एस्टेब्लिशमेंट जिसे हम कहते हैं, वो अभी भी बहुत पावरफुल है। हमने ये देखा कि हाल के इलेक्शंस में इस बात के फिर से प्रमाण मिले कि आर्मी और आईएसआई की मंशा के विरुद्ध पाकिस्तान के कोई इंस्टीट्यूशन नहीं जा सकता, इवन की जुडिशरी भी नहीं जा सकती। जुडिशरी के भी अगर कुछ जजेस के निर्णयों को छोड़ दें, जो कि इमरान जी, खान के फेवर में आए, तो ज्यादातर जजेस ने जो राहत देने वगैरह का कार्य किया है नवाज शरीफ को, या इमरान खान के ऊपर केसेस और केसेस लगाए गए, वो सब जुडिशरी ने किया है। तो ऐसा लगता है कि जी, जुडिशरी यहाँ तक कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के प्रभाव में रहती है। अन्य इंस्टीट्यूशन, चाहे वो इलेक्शन कमीशन रहा हो, चाहे वो अन्य इदारे हों, सारे के सारे जो ऐसे इंस्टीट्यूशंस पाकिस्तान के आर्मी आईएसआई के प्रभाव में काम करते हैं। तो अभी भी इनका प्रभाव बहुत गहरा है, बड़ा है। और एक बात मैं यहाँ पर और कहना चाहूँगा कि जो पाकिस्तान की जो न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस हैं, जो न्यूक्लियर जी, एसेट्स, उनकी भी सुरक्षा तभी सुनिश्चित हो सकती है जब वहाँ पर वहाँ के एस्टेब्लिशमेंट स्ट्रांग रहे। तो उस बात को भी हमें ध्यान में रखना होगा कि कहीं ये तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान ऐसी स्थिति में ना आ जाए और वहाँ के आर्मी और आईएसआई को इतना वीक कर दे कि न्यूक्लियर लेकिन मेरे एक इंस्टॉलेशंस और बड़ा में। इंटरेस्टिंग सवाल है संजीव जी। मुझे लगता है कि पाकिस्तान इस वक्त हिंदुस्तान के लिए एक बफर जोन के तौर पे है। जिस प्रकार से मिडल ईस्ट में एक कट्टरपंथ बहुत हावी होता जा रहा है। जिहादी ताकतें हों, चाहे वो आईएस हो या फिर अल-कायदा हो, तालिबान हो, तमाम जो जिहादी ताकतें, हिजबुल्लाह को जोड़ लीजिए, हमास को जोड़ लीजिए, जो एक मिडल ईस्ट में है, वो भारत तक भी पहुंचना चाहती हैं। लेकिन फिलहाल ऐसा लगता है कि एक बफर जोन के तौर पर आतंक को तो बढ़ावा दे रहा है वो, लेकिन फिर भी एक बफर जोन के तौर पर काम कर रहा है ताकि वो जो शरिया वाली जो सोच है, वो सरहद के पाकिस्तान की सरहद के उस पार है। अगर पाकिस्तान कोलैप्स होता है, तो ये भारत के लिए भी बहुत खतरा होगा सर आने वाले वक्त में। जी, जी। ये आपने अच्छा सवाल किया है और मेरा ऐसा मानना है कि आतंकवादी ताकतों को किसी भी राष्ट्र में इतना इस तरीके की स्थिति में वो ना पहुँचे, तो ही जो सभ्य समाज है उसके लिए अच्छा होगा, जो लोकतांत्रिक राष्ट्र है उसके लिए अच्छा होगा। चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो अफ़गानिस्तान हो या अन्य जगह पे हो। जो आतंकवादी हैं उनका उनका ज़ाहिर है कि उनको वीक करना होगा, उन्हें समाप्त करना होगा, उनके खिलाफ लड़ाई लड़नी होगी। और ये आतंकवाद की जो चुनौती है, ये पूरे विश्व के लिए चुनौती है और जाहिर है कि पाकिस्तान के जो हुक्मरान यदि अपने आप को वर्तमान समय में अपनी स्थितियों से बचाना चाहते हैं, तो सबसे पहला जी, काम उन्हें ये करना होगा कि उन्होंने जो आतंकवाद को सपोर्ट करने का एक बहुत बड़ा सिस्टम खड़ा कर रखा है, स्पॉन्सरशिप का, जी, सपोर्ट का, जो टेरर कैंप्स वहाँ पर हैं, वहाँ पर जो सारी जो स्टेट स्पॉन्सर्ड मैकेनिज़्म है आतंकवाद को सपोर्ट करने का और उनकी जो विशेष रूप से जो नीति है, आतंकवाद को इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट पॉलिसी के तौर पर और आतंकियों को स्ट्रेटेजिक एसेट के रूप में इस्तेमाल करने की, उसे उन्हें तुरंत जी, त्याग देना चाहिए। क्योंकि ये जो नीति है, ये पाकिस्तान के हुक्मरानों के लिए भस्मासुर ही साबित हो रही है। और अब यदि पाकिस्तान नहीं चेतता है, तो जाहिर है कि आतंकवाद का खतरा बहुत बढ़ जाएगा पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान का विभाजन हो सकता है, पाकिस्तान कई भागों में विभाजित हो सकता है क्योंकि अवाम के अंदर बहुत गुस्सा है और ऐसे में आतंकवादी यदि डोमिनेट करने की कोशिश करेंगे और वहाँ की फोर्सेस जो एस्टेब्लिशमेंट है कमजोर होगा, तो ऐसे में ये जो डिसइंटीग्रेशन का खतरा है, वो बढ़ेगा और ये जो यदि पाकिस्तान कोलैप्स होता है, तो जैसा कि आपने कहा, ये भारत के लिए भी बड़ी चुनौतियाँ प्रस्तुत करेगा। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय भी ऐसे समय में भारत से ये एक्सपेक्ट करेगा कि वो पाकिस्तान के शरणार्थियों को जो है शरण दे इत्यादि, इत्यादि। तो ये जी, भारत के लिए भी वाली स्थिति होगी और भारत भी जाहिर है कि इन सारी स्थितियों से पूरी तरीके से वाकिफ़ है। हम पूरी तरह से मॉनिटर करते हैं और जाहिर है कि अकॉर्डिंगली जो है भारत, लेकिन जहाँ तक भारत की अपनी सीमाओं की सुरक्षा की बात है राजेश जी, तो ये हम जी, आप जानते हैं कि हम आतंकवाद की चुनौती के विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई करने में विश्वास रखते हैं, ज़ीरो टॉलरेंस का अप्रोच है
और सारी स्थितियों को ध्यान में रखते हुए एप्रोप्रिएट मेजर्स भारत सरकार लेने में समर्थ है और सक्षम है, और आतंकवाद की चुनौती का मुकाबला करने के लिए हम हर तरह से तैयार है। ठीक है, बस एक आखिरी पॉइंट, छोटा सा एक जवाब चाहिए होगा कि क्या आने वाले वक्त में हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच वार्ता शुरू हो सकती है? क्योंकि कयार पाकिस्तान की तरफ से भी कहना है कि लोकसभा चुनाव के बाद जो भी सरकार आएगी हम एक बार कोशिश करेंगे। कितना जरूरी है सर? देखिए राजेश जी, वार्ता होने के कंडीशंस को पाकिस्तान को मीट करना चाहिए। एविडेंस बेस्ड एक्शन अगर पाकिस्तान लेकर के दिखाएगा, पाकिस्तान यदि, जैसा कि मैंने कहा कि आतंकवाद का जो दानव है, आतंकवाद का जो भस्मासुर है, वो पाकिस्तान को अब स्वयं जला रहा है। तो ऐसे में पाकिस्तान को एक विश्वास का वातावरण बनाना होगा, और विश्वास के ओके। वातावरण को बनाने की एक बहुत ही सीधी शर्त है कि आप भारत को एविडेंस बेस्ड एक्शन लेकर के दिखाइए। भारत में जो वांछित आतंकी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई कीजिए, और आतंकवाद की जो टेरर कैंप्स को बंद कर दीजिए। इस तरीके की जो सारी स्थितियों को यदि पाकिस्तान क्रिएट करता है, तो मेरा मानना है कि बातचीत हो सकती है। लेकिन वो जो शर्त है भारत की, कि जब तक एविडेंस बेस्ड एक्शन लेकर के आप आतंकवाद के विरुद्ध नहीं दिखाएंगे, तब तक बातचीत की संभावना मैं कम देखता हूं। और जाहिर है कि भारत आतंकवाद के विषय पर किसी भी तरीके का कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता। जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया संजीव जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने कीमती समय दिया, तमाम पहलुओं को इतनी बारीकी से समझाया सर। थैंक यू। जय हिंद सर। थैंक यू संजीव। जय जय हिंद। थैंक यू।